बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटे, लास्ट लेक्चर हमारा था एवोगाड्रोस नंबर एंड इट्स डिटर्मिनेशन। उसमें दो तीन पॉइंट्स हमारे जो है ना वो रह गए, तो वो अभी मैं इसको इसमें आपको शेयर करता हूँ। एक तो पॉइंट ये था कि पेपर में क्वेश्चन आता है डिटरमाइन द एवोगाड्रो नंबर फ्रॉम बैरोमेट्रिक फार्मूला। एक क्वेश्चन ये है, और दूसरा ये क्वेश्चन हो सकता है कि फाइंड डिटरमाइन द एवोगाड्रो नंबर फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन। तो ये तरह से ना क्वेश्चन हो सकते हैं। तो उसमें एवोगाड्रो नंबर की डिटर्मिनेशन में आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था ये डी पी इज इक्वल टू रो जी टी एच फार्मूले से। और ये इसको हमने यहाँ पे लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था कि ये फार्मूला आता कैसे। इस फार्मूले को बोलते हैं बैरोमेट्रिक फार्मूला। और एक टर्म यूज की जाती है बैरोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के नाम से ना। तो उसके मुताबिक क्या है कि प्रेशर जो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है गैस के मालिक्यूल, यानी हाइट के साथ साथ जमीन से हाइट के साथ गैस के मालिक्यूल कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, और जिसकी वजह से प्रेशर में क्या चेंज आ रहा है ना। ये फार्मूला जो है आपका बैरोमेट्रिक, ये प्रेशर और हाइट का रिलेशनशिप बता रहा है। रो भी एक कांस्टेंट है, जी भी एक वैल्यू कांस्टेंट है। तो एच के साथ साथ पी में क्या चेंज आ रही है, तो इस चेंज को ये शो करता है आपका। इस फार्मूले को हम बैरोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी बोलते हैं और बैरोमेट्रिक फार्मूला भी बोलते हैं। ठीक हो गए। और ये डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशन की वो बात कर रहा होता है, तो इसको बैरोमेट्रिक फार्मूला कहते हैं। तो हम स्टार्ट, हमारी चूंकि डेरिवेशन इसी फार्मूले से होती है, तो इसलिए सवाल बाज दफा ये भी पूछ लेते हैं कि फाइंड द एवोगाड्रो नंबर, डिटरमाइन द एवोगाड्रो नंबर फ्रॉम बैरोमेट्रिक फार्मूला या थ्रू बैरोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या फार्मूला। ठीक हो गई, एक सवाल ये हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद ये अब क्वेश्चन हमने ड्राइव की थी, उसमें हमने ये प्रेशर और हाइट वाले फार्मूले में पहले हमने इसको मैं इसको एक हल्का सा रिवीजन दे रहा हूँ कि प्रेशर वॉल्यूम वर्क था हमारे पास। इस इक्वेशन से हमने काइनेटिक एनर्जी को निकाला था। काइनेटिक एनर्जी में फिर हमने रो डेंसिटी वाला फार्मूला जो एम ओवर वी था, उसमें हमने इस इक्वेशन से निकली वी की वैल्यू पुट करके रो निकाला। रो को हमने इस बैरोमेट्रिक फार्मूले में पुट किया। फिर हमने प्रेशर को अलग कर लिया और हाइट वाला अलग, और फिर हमने इसको इंटीग्रेट किया कि पी नॉट से पी जीरो से एच तक जाए तो क्या उसके चेंज आती है। तो उसमें हमारे पास ये नेचुरल लॉग पी नॉट ओवर पी के साथ इक्वेशन है। फिर इसको हमने रिप्लेस किया था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ, के प्रेशर और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक हो गए। फिर हमने कहा कि जो मास एम जी ली जा रही है, इसमें जो अपवर्ड थ्रस्ट है, जो सिस्टम है जिसके अंदर वो गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, तो उसकी जो अपवर्ड थ्रस्ट होगी उसको भी कंसीडर होना चाहिए। क्योंकि उसकी वजह से जो मास है वो नहीं रहती जो असल में है, बल्कि उस अपवर्ड थ्रस्ट की वजह से कुछ ना कुछ वेट बैलेंस हो जाता है, तो मास कम हो जाती है, तो इसलिए कुछ हिस्सा माइनस होना चाहिए। तो उसके लिए हमने ये रो प्राइम और रो वाला फैक्टर लेके आए थे और इसको हमने पुट किया। उसके बाद हमने काइनेटिक एनर्जी को आर टी, आर गैस कांस्टेंट और टी टेम्परेचर के साथ रिलेट किया था, उसकी वैल्यूज पुट की थी। और उसके अलावा हमने इसमें वॉल्यूम जो है मॉलिक्यूल को स्फेरिकल कंसीडर करते हुए उसका 4/3 पाई आर डी आर क्यूब जो है वॉल्यूम हमने लिया था। और इसको कंसीडर करते हुए हमने उसकी एम जो मास है उसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट की थी, ये फार्मूला हमारे पास आया था। अब ये जो फाइनल फार्मूला आपके सामने नजर आ रहा है, इसे हम नाम देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन का। ठीक हो गया। अब दूसरा सवाल मैंने बताया कि इस तरह हो सकता है कि भी डिस्ट्रीब्यूशन डिटरमाइन द एवोगाड्रो नंबर फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन। तो पहले हमने बैरोमेट्रिक फार्मूला से स्टार्ट करके डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन ड्राइव की है, और फिर वहां से हम एवोगाड्रो नंबर जो है वो फाइंड करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें अब लास्ट जो पॉइंट है, इसमें एक और हेडिंग हम ऐड कर सकते हैं लिमिटेशन की। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन ये आई है जिससे हम एवोगाड्रो नंबर वाला फार्मूला वैल्यूज बाकी सारी पुट करके एवोगाड्रो हम नंबर निकालते हैं। इस इक्वेशन की कुछ लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन क्या है कि इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द अपर मोस्ट लेयर्स ऑफ द सस्पेंशन। कि जो टॉप पे मोस्ट लेयर्स हैं सिर्फ ये उसके ऊपर ही अप्लाई होती है, नीचे वालों पे नहीं अप्लाई। अच्छा, ऊपर ही क्यों अप्लाई हो रही है कि वहां पे मालिक को उसकी कंसंट्रेशन जो है वो वेरी स्मॉल है, थोड़ी है।
लोअर जो लेवल्स हैं वहां हमें पता है ग्रेविटी की वजह से गैस मालिक्यूल्स की कंसंट्रेशन जो है वो नीचे ज्यादा होगी। अच्छा, कंसंट्रेशन ज्यादा होने का मतलब है कि मालिक्यूल्स करीब करीब है, उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन वाला जो फिनोमेना है वो काफी प्रोमिनेंट हो चुका होता है। इस वजह से फिर जो सिंपल काइनेटिक गैस थ्योरी है ना, जो ये कहती है कि मालिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना होने के बराबर है और वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली बिहेव करते हैं, तो वो बातें थोड़ी सी जो है वो डगमगाना शुरू कर देती हैं, वो एप्लीकेबल नहीं रहती। तो इस वजह से हम कहते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और या रिपल्जन की वजह से जो लोअर लेवल्स है वहां पे काइनेटिक थ्योरी अप्लाई नहीं होती। इस वजह से ये जो डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन हम लेके आए हैं ये भी वहां अप्लाई नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर आपने देखा कई पॉइंट्स पे हमने काइनेटिक गैस इक्वेशन जो काइनेटिक थ्योरी से ड्राइव की हुई है उसी को हमने यूज किया था और उसी के पॉइंट्स को हम लेके आगे चलें। ठीक हो गए। तो ये लिमिटेशन वाला पॉइंट एक एक्स्ट्रा आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि अपर लेवल पे ये एप्लीकेबल है, लोअर लेवल पे एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है कि लोअर लेवल पे ग्रेविटी की वजह से मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा, उनमें फोर्स अट्रैक्शन रिपल्जन आना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है वो एप्लीकेबल नहीं रहती।